हाँ, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए जानते हैं संहिता संज्ञा। यह संहिता संज्ञा प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट में एवं अन्य परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है और हमारे संज्ञा प्रकरण का चर्चा का विषय भी यही संहिता संज्ञा है। तो संहिता संज्ञा के लिए पाणिनि जी का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। इसका अर्थ वृत्तिकार करते हैं वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात वर्णों के अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं। अर्थात वर्णों का जो अत्यधिक सामीप्य है, चिपकना, एक दूसरे के पास रहना, उस सामीप्य का नाम संहिता है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। शब्दों में स्थित वर्णों का जो एक क्रम है और उन एक के बाद जो एक बोला जाता है, वह जो उन दोनों का सामीप्य है, उसी का नाम संहिता है। यहाँ प्रश्न होता है कि अत्यधिक सामीप्य किसे माना जाए। यह प्रश्न क्यों है? उदाहरण है, राम है, यह वाक्य है। यहाँ कितने वर्ण हैं? र, आ, म, अ, ह, आई, 6 वर्णों वाला यह वाक्य है। इस वाक्य में संहिता संज्ञा कहाँ माने? र और अ के जो समीपता है उसकी संहिता संज्ञा माने, या राम के बाद राम में जो अ है उसका और ह, इन दोनों की संहिता संज्ञा माने? तो कहा यही देखना है अत्यधिक सामीप्य। तो देखिए, राम कहने में र, आ, म, अ जितनी जल्दी बोला जा रहा है, अ के बाद ह उसी समय के साथ नहीं कहा जा रहा है। तो राम में स्थित अ और जो ह है उसके बीच में व्यवधान आ जाता है। तो यहाँ अ और ह की संहिता संज्ञा नहीं हो सकती। तो समझना कैसे है कि अत्यधिक सामीप्य किसे माने? तो बाल मनोरमाकार ने तो इस विषय में लिखा है कि अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भावः। अर्थात अर्धमात्रा से अधिक काल के व्यवधान का जो अभाव है उसी को कहेंगे अत्यधिक सामीप्य। अर्थात एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में अर्धमात्रा से अधिक का काल नहीं होना चाहिए। अर्थात एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण का उच्चारण इतनी जल्दी होना चाहिए कि उनके बीच में कोई व्यंजन भी ना बोला जा सके। तो ऐसे जो दो वर्ण होते हैं वो वर्ण परस्पर संहिता कहलाते हैं। उन वर्णों के बीच में परस्पर संहिता होती है। मेरा मानना है, एक समझने का तरीका, उदाहरण दिया था राम है, यहाँ कि 6 वर्णों से यह वाक्य बना है, र, आ, म, अ और ह, ऐ। यहाँ र, आ, म, अ इनमें 4 वर्ण हैं। इन वर्णों को जितनी जल्दी बोला जा रहा है, इसके बाद राम में स्थित अ और ह, उन दोनों को नहीं बोला जा रहा है। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा समय लग जा रहा है। तो वो जो समय है वो न्यूनतम सामीप्य नहीं हुआ, वह न्यूनतम से ज़्यादा हो गया। अर्थात एक व्यक्ति एक शब्द में स्थित वर्णों को जिस क्रम से, जिस काल में, जिस जल्दी से कहता है, उसी को अत्यधिक सामीप्य कहना है। अर्थात राम, यह राम कहने में, राम में स्थित र, आ, म, अ इनको कहने में जितना समय लगा है वही अत्यधिक सामीप्य है। और राम के बाद है कहने में थोड़ा सा विराम आ गया है, तो वहाँ राम में स्थित अ और ह इन दोनों में संहिता नहीं होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि वर्णों के अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं और वर्णों का अत्यधिक सामीप्य शब्दों में स्थित वर्णों का जो उच्चारण काल है उसी उच्चारण को मानना है। उस उच्चारण से अतिरिक्त यदि काल लग गया तो उसे अत्यधिक सामीप्य नहीं कहेंगे। यह हुई संहिता संज्ञा की बात। अब संहिता संज्ञा के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा एक कारिका दी गई है कि यह जो संहिता संज्ञा है वह सभी जगह नहीं होती। संहिता संज्ञा अनित्य संज्ञा है। अर्थात कहीं कहीं वर्णों का सामीप्य किया जाता है और कहीं वर्णों का सामीप्य नहीं किया जाता है। तो पूछा ऐसी कौन सी जगह है? तो इसके लिए कारिका कही गई है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात अन्वय करते हैं। एक पदे संहिता नित्या भवति, धातुपसर्गयोः मध्ये संहिता नित्या भवति, समासेपि संहिता नित्या भवति, तु किंतु वाक्ये सा संहिता विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात एक पद में संहिता नित्य होती है। धातु और उपसर्ग जब जुड़ते हैं तो उन दोनों के मध्य भी संहिता नित्य होती है। समास जब होता है तो वहाँ भी संहिता नित्य होती है। और इन तीनों जगह जब संहिता संबंधी कार्य करने होते हैं तो उन्हें करना ही है, नित्य होती है तो नित्य करना है। किंतु वाक्य में वह विवक्षा के अधीन है, अर्थात वक्ता की इच्छा है, यदि वह संहिता करता है तो संहिता संबंधी कार्य होंगे, यदि नहीं करता है तो संहिता संबंधी कार्य भी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए एक पद में संहिता नित्य, तो पद किसे कहते हैं यह बताया जा चुका है कि सुब तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद संज्ञा कहते हैं। यह मेरा एक वीडियो है सुबंत और तिगंत वाला, आप उसे देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो रामः यह एक पद है, तो यहाँ र आ म अ विसर्ग इन पांचों वर्णों में नित्य ही संहिता माननी है। यहाँ वर्णों का अत्यधिक सामीप्य नित्य है और यहाँ संहिता नित्य है, अतः संहिता संबंधी कार्य यहाँ पद में यदि प्राप्त होते हैं तो होंगे ही। दूसरा, धातुपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग जब जुड़ते हैं तो धातु में भी वर्ण होते हैं और उपसर्ग में भी कुछ वर्ण होते हैं, तो उन वर्णों में भी परस्पर संहिता नित्य होती है। तो धातु और उपसर्ग में जब संहिता संबंधी कार्य प्राप्त होता है वह नित्य ही होता है। जैसे अन्वाख्यायते, इस शब्द में अनु आ ये दो उपसर्ग हैं और ख्याय यह धातु है जिससे शब्द बना है अन्वाख्यायते। यहाँ धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य होती है। इस सिद्धांत से अनु, आ और ख्या इन तीनों को साथ में बोलना है, क्योंकि संहिता का मतलब है एक साथ उच्चारण। तो अन्वाख्यायते यह बोलना है, अर्थात यहाँ संहिता नित्य होगी। चूंकि संहिता नित्य होगी इसलिए अनु और आ, अनु के उ और आ इन दोनों में यण संधियों के अन्वाप बनेगा और ख्या जुड़ जाएगा, अन्वाख्यायते यह शब्द बनेगा। तीसरा है समासे, जब समास होता है तो वहाँ भी संहिता नित्य करनी होती है। जैसे सुधि उपास्य, सुधि है और उपास्य है, यह सुधि भी उपास्य, यह समास होकर के यह सुधि और उपास्य यह स्वरूप होता है, तो यहाँ संधि होती है। तो यहाँ संधि संहिता के अधिकार में है और संहिता नित्य ही होगी, इसलिए यहाँ संधि भी नित्य ही होगी। तो जब संधि नित्य होती है तो शुद्ध्युपास्य यह बनता है। यहाँ सुधि और उपास्य शब्द का समास हुआ है, तो समास में संहिता नित्य होती है, तो संहिता संबंधी कार्य संधि इत्यादि भी नित्य होते हैं। किंतु वाक्य में संहिता विवक्षा के अधीन है। वक्ता चाहे तो संहिता करे, वक्ता चाहे तो संहिता न करे। इसलिए वाक्य में कई जगह कुछ लेखक शब्दों को जोड़ते नहीं हैं, जहां संधि प्राप्त रहती है वहां संधि नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में संहिता वक्ता के अधीन है। तो जब वक्ता के अधीन हो जाती है और संधियां जितनी हैं वो संहिता के अधिकार में हैं, तो संहिता जब वक्ता के अधीन है तो हम संहिता नहीं करेंगे तो फिर संधि भी नहीं होगी। वाक्य का उदाहरण, जैसे कि आप देखते होंगे कि मैं कई जगह विच्छेद करके लिखता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह गलत है। वस्तुतः यह गलत नहीं है, सैद्धांतिक है। जैसे आपने पुस्तक में पढ़ा होगा, तेनानुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा, यह पुस्तक में लिखा है, लेकिन मैंने जब लिखा है तो शायद आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ देखिए कि क्या लिखा है, तेन अननुनासिकाः ते द्वयोः
द्वयोः संज्ञा। क्या ऐसा लिखना गलत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह वाक्य है और इस वाक्य का वक्ता हूँ मैं, और इस वाक्य में मेरे अनुसार संहिता होगी। मैं यदि संहिता करता हूँ तो तेनानुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोः संज्ञा यह स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ संहिता मैंने की है, और जब वहाँ संहिता की है तो वहाँ संहिता संबंधी कार्य संधि होंगे, जिससे वाक्य का स्वरूप होगा तेनानुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा। वहाँ तेन और अनुनासिक इन दोनों में दीर्घ संधि हुई है, और अनुनासिकाः ते यहाँ विसर्ग संधि हुई है, और द्वयोः द्वयोः यहाँ द्वयोर द्वयो यहाँ भी विसर्ग संधि हुई है। द्वयोः संज्ञा यहाँ भी द्वयोः संज्ञा, इन दोनों के बीच में संधि की गई है। लेकिन जब मेरी इच्छा नहीं है तब वहाँ संहिता नहीं होगी, और जब संहिता नहीं होगी तो संहिता से होने वाला संधि कार्य भी नहीं होगा। तब वाक्य का स्वरूप क्या रह जाएगा? तेन अननुनासिकाः ते द्वयोः द्वयोः संज्ञा। इस तरह से ऐसा लेखन भी नियम विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो ये तो हुआ शास्त्रीय ज्ञान। समझने के लिए संहिता संज्ञा को समझना है कि वाक्य में या पद में स्थित वर्णों का एक साथ उच्चारण, अर्थात वाक्यों या पदों में आने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों का एक के बाद एक इस तरह से उच्चारण करना कि उनके बीच आधी मात्रा वाले वर्ण के उच्चारण के काल के समान भी काल न हो, अर्थात एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक साथ बोलना है। तो जहां जहां संहिता संज्ञा होती है वहां वर्णों का उच्चारण एक साथ करना है, और जहां संहिता संज्ञा अनित्य है अर्थात वाक्य में, वहां जब वक्ता की विवक्षा है संहिता करने की तब तेनानुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोः संज्ञा यही वाक्य होगा, इसको तोड़ नहीं सकते। और जब संहिता नहीं होगी तब आप वाक्य में स्थित पदों को अलग अलग बोल सकते हैं, अर्थात तेन अनुनासिकाः ते द्वयोः द्वयोः संज्ञा। इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यह रहा संहिता संज्ञा का अंतिम सार। तो इस तरह से संहिता 4 जगह होती है। पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग के बीच भी नित्य होती है, और समास में नित्य होती है। किंतु जहाँ वाक्य आता है वाक्य में वक्ता की इच्छा के अनुसार कभी होती है, जब वह चाहता है तब होती है, और जब नहीं चाहता है तब नहीं होती। तो इस तरह से संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते। इस कारिका के सहायता से संहिता संज्ञा संबंधी चर्चा समाप्त होती है। इस संबंधी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।